जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका बहादुर सर और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं फ्री एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स 2024 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सिलेक्टेड 120 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। और दोस्तों, इन 120 क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो बेहद ही शानदार, ज़बरदस्त और लाजवाब होने वाला है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। और नंबर फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत कौन से स्थान पर रहा है। तो दोस्तों, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 की बात करें, इसमें अपना भारत देश 159वें स्थान पर रहा है। हम बात करें डिटेल की, तो ये जो सूचकांक है ये रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा जारी किया जाता है और मीडिया की स्वतंत्रता के मामले में भारत 159वें स्थान पर रहा है। हम बात करें प्रीवियस ईयर 2023 में कौन से स्थान पर रहा था, 161वें स्थान पर रहा था। ठीक है, और अभी अंतिम स्थान पर कौन सा देश रहा है, तो इरिट्रिया देश जो है ये अंतिम स्थान पर यानी कि 180वें स्थान पर रहा है। टॉप पर रहा है नॉर्वे और सेकंड नंबर पर रहा है डेनमार्क और थर्ड नंबर पर रहा है स्वीडन देश। नंबर सेकंड हमारा क्वेश्चन है, भारत के किस संगठन ने अपनी मुख्यालय भवन में देश की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी स्थापित कर उसे परिचालित किया है। तो याद रखना दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देश की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी स्थापित करी है किसने, CSIR यानी कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने अपने मुख्यालय भवन नई दिल्ली में। हम डिटेल से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, पृथ्वी दिवस के अवसर पर, और पृथ्वी दिवस कब होता है, 22 अप्रैल को, तो 22 अप्रैल के उपलक्ष्य पर वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी कि CSIR ने अपने मुख्यालय भवन नई दिल्ली में भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी का अनावरण किया है। ठीक है, और ये क्यों स्थापित करी गई है, तो ये घड़ी जलवायु परिवर्तन और इसके प्रतिकूल प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए स्थापित करी गई है। अच्छा, इसी क्रम में एक और क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जाम में कि दुनिया की पहली वैदिक घड़ी किस शहर में स्थापित करी गई है, जिसका उद्घाटन PM नरेंद्र मोदी जी ने किया। तो दोस्तों, देश ही नहीं बल्कि दुनिया की पहली वैदिक घड़ी ये स्थापित करी गई है महाकाल नगरी उज्जैन में। ठीक है, और उसका उद्घाटन किया है PM नरेंद्र मोदी जी ने। इसको भी हम डिटेल से समझ लेते हैं। तो PM नरेंद्र मोदी जी ने 29 फरवरी 2024 को दुनिया की पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन किया है। कहाँ पर, उज्जैन में। ठीक है, उज्जैन कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश में। और ये जो वैदिक घड़ी है ये उज्जैन में जंतर मंतर के भीतर 85 फीट ऊंचे टावर पर लगाई गई है। और इस वैदिक घड़ी का नाम क्या रखा गया है, तो विक्रमादित्य वैदिक घड़ी इसका नाम रखा गया है। इसका उद्देश्य क्या है, तो लोगों को वैदिक समय की कैलकुलेशन से परिचित कराना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना के नए प्रमुख कौन बने हैं। तो अभी हम बात करें इंडियन नेवी के जो न्यू चीफ हैं वो बन गए हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी। ठीक है, और इन्होंने R हरि कुमार को रिप्लेस किया है। हम बात करें नौसेना के प्रमुख तो दिनेश कुमार त्रिपाठी बने हैं। थल सेना के प्रमुख कौन है, मनोज पांडे। वायुसेना के प्रमुख कौन हैं, तो विवेक राम चौधरी वायुसेना के प्रमुख हैं। ठीक है, बताइए कि अभी वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक कौन सी है। करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत 10वें स्थान पर है। ठीक है, तो दोस्तों, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स के एक्सपर्ट ने साइबर क्राइम पर ग्लोबल स्टडी करी है और ग्लोबल स्टडी करके वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स जारी किया है। और इस इंडेक्स के अनुसार अपना देश भारत साइबर अपराध के मामले में 10वें स्थान पर है। ठीक है, पहले स्थान पर रसिया है, दूसरे पर यूक्रेन है, तीसरे पर चाइना है और चौथे पर है अमेरिका। अपना देश भारत 10वें स्थान पर है। बताइए, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ की रैंकिंग के अनुसार दुनिया के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं। तो दोस्तों, हम बात करें दुनिया के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी की, तो ये बन गए हैं मैग्नसन कार्लसन। ठीक है, और ये किस देश के शतरंज खिलाड़ी हैं, तो ये नॉर्वे के शतरंज खिलाड़ी हैं। अच्छा, ये तो हमने बात करी है कि फीडे की जो रैंकिंग जारी करी गई है इसके अनुसार दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी। लेकिन यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि फीडे की रैंकिंग के अनुसार
भारत के नंबर 1 खिलाड़ी कौन बने हैं? तो आप कहेंगे अर्जुन एरेगेसी बने हैं भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी। ठीक है, बताइए फरवरी 2024 को किस देश में विश्व की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद का उद्घाटन किया गया? तो विश्व की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद का उद्घाटन किया गया है अल्जीरिया देश में। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए, विश्व की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद अल्जीरिया देश में बनकर तैयार हुई है और इसका उद्घाटन किया है किसने? अल्जीरिया के राष्ट्रपति अब्देल मजीद तेब्बो ने। ठीक है, और इसे स्थानीय रूप से क्या कहा जाता है? तो जामा अल जाजिर के नाम से जाना जाता है। और चूंकि ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद है ना, तो इसकी ऊंचाई कितनी है? 265 मीटर इसकी ऊंचाई है। और इस मस्जिद में एक साथ 1,20,000 लोग नमाज अदा कर सकते हैं। ठीक है, इसको लगभग 27.75 हेक्टेयर भूमि में बनाया गया है और सऊदी अरब के मक्का और मदीना में इस्लाम के सबसे पवित्र स्थलों के बाद ये विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये पुरस्कार दिया गया है रिकेन यामामोतो के लिए। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डिटेल की बात करें तो मार्च 2024 को दिया गया और जापानी आर्किटेक्टर हैं, इनका नाम है रिकेन यामामोतो। ठीक है, और इनको प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया। ये जो पुरस्कार है ये आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है और इस पुरस्कार को आर्किटेक्चर का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। इसके तहत विजेता को $1,00,000 की राशि प्रदान करी जाती है और इस पुरस्कार की स्थापना करी गई थी 1979 में और भारत के प्रसिद्ध आर्किटेक्ट हैं, इनका नाम है बालकृष्ण दोषी। ठीक है, तो बालकृष्ण दोषी ये पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय बने थे। इनको ये पुरस्कार 2018 में दिया गया था। हम बात करें कि पिछले साल का ये पुरस्कार किसको दिया गया था? इंग्लैंड की आर्किटेक्ट डेविड चिपरफील्ड के लिए दिया गया था। इसी क्रम में हम बात कर लेते हैं गणित के क्षेत्र का सर्वोच्च सम्मान एबेल अवार्ड 2024। तो एबेल अवार्ड 2024 के विजेता का नाम क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा मिशेल टेलाग्राउंड। ठीक है, डिटेल से हम समझ लेते हैं। तो दोस्तों, फ्रांस के प्रसिद्ध गणितज्ञ हैं मिशेल टेलाग्राउंड और इनको एबेल पुरस्कार 2024 दिया गया। एबेल पुरस्कार दुनिया भर में गणित का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है और दोस्तों एबेल अवार्ड को कहा जाता है गणित का नोबेल पुरस्कार। ठीक है, इसकी शुरुआत करी थी नॉर्वे की सरकार ने 2001 में और पहली बार ये पुरस्कार 2003 में दिया गया था। किसको? जीएन पेरे के लिए दिया गया था और 2023 का इम्पोर्टेंट है लुइस कैफरेली को, जो कि अमेरिका के गणितज्ञ हैं, इनको 2023 का एबेल अवार्ड दिया गया। देखिए दोस्तों, 2 सालों का एग्जाम में पूछा जाता है, तो या तो पिछले साल का पूछा जाएगा 2023 का या फिर अभी का पूछा जाएगा 2024 का। तो दोनों आपको याद रखना है और मेरा पूरा प्रयास रहता है कि एक क्वेश्चन यदि पूछा गया है तो उसको जड़ से ख़त्म कर दूं, यानी कि एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन पूछ ले आप उस क्वेश्चन को सही करके आ सकें। क्योंकि आप देख रहे हैं फ्री एजुकेशन यूट्यूब चैनल और बहादुर सर से आप पढ़ रहे हैं, तो हमारी यही कोशिश रहती है कि क्वेश्चन का पूरा पोस्टमार्टम कर दें ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व करके आ सकें, पूरे नंबर लेके आ सकें, सिलेक्शन लेके आ सकें। बताइए, हाल ही में लता दीननाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये सम्मान 2 जनों को दिया गया है। एक तो रणदीप हुड्डा के लिए और दूसरे अमिताभ बच्चन के लिए। देखिए, अमिताभ बच्चन को ये पुरस्कार देने की घोषणा पहले ही कर दी। ठीक है, इसके बाद ये पुरस्कार जो है रणदीप हुड्डा को भी दिया गया है। ठीक है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आइए डिटेल की बात कर लेते हैं। मुंबई के दीननाथ मंगेशकर नाट्यगृह में आयोजित एक प्रतिष्ठित समारोह में अभिनेता रणदीप हुड्डा और अभिनेता अमिताभ बच्चन को लता दीननाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। और दोस्तों, मैं आपको बार बार बोलता हूं, एक बार फिर से मैं बता देता हूं, यदि आप इसी प्रकार से बिल्कुल कंप्लीट करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं पिछले 1.5 साल का, यानी कि जनवरी 2024 से 23 से लगाकर, कब से? जनवरी 2023 से लगाकर और अब तक का अपडेट करंट अफेयर्स यदि आपको पढ़ना है और टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स पढ़ना है, मंथली वाइज करंट अफेयर्स पढ़ना है और सारे जो क्वेश्चन रहेंगे ना बिल्कुल इसी प्रकार से डिटेल में और आसान भाषा में मिलेंगे हमारी ई बुक में। तो हम कह सकते हैं कि ये जो ई बुक है पूरे यूट्यूब की सबसे बेहतरीन ई बुक है। ठीक है, और मैंने
पूरे 2 साल मेहनत करके इस ई बुक को तैयार किया है। तो 2 साल की मेहनत यदि मात्र आप 69 रुपीज़ में पाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है इस ई बुक का, इसको आप ज़रूर परचेस कर लीजिए। ठीक है, मैं बार बार बोलता हूँ कि बेस्ट ई बुक है। इसी क्रम में हमारी स्टैटिक जीके की रामबाण ई बुक लॉन्च हो गई है, साइंस की ई बुक लॉन्च हो गई है। तो सभी बेस्ट ई बुक हैं, सभी ई बुक को परचेस करके आप अपनी स्टडी को स्ट्रांग बनाएंगे, ये आपके बहादुर सर की गारंटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2024 में केंद्र सरकार ने किस कंपनी को नवरत्न का दर्जा दिया है? तो अभी 3 कंपनियों को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। कौन कौन सी हैं? एक तो IRED है, दूसरा HUDCO है और तीसरी है NFL। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा और प्रयुक्त तीनों कंपनियों के लिए। ठीक है, डिटेल से समझ लेते हैं। तो देखो दोस्तों, अप्रैल 2024 में केंद्र सरकार ने 3 कंपनियों, एक तो एरेडा, ठीक है, दूसरा HUDCO, तीसरा NFL, इनको नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया है, जिससे भारत में नवरत्न कंपनियों की संख्या बढ़कर हो गई है 19। ये संख्या जरूर याद रखना, ये पूछी जाती है। ठीक है, अच्छा, 3 कंपनियों को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है, तो तीनों का फुल फॉर्म और स्थापना वर्ष और हेडक्वार्टर याद रखना है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इरेडा की। तो इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। ठीक है, इसकी स्थापना 1987 में हुई थी, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। HUDCO की बात करें तो हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इसकी स्थापना 1970 में, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। NFL की बात करें तो नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, इसकी स्थापना 1974 में, हेडक्वार्टर है उत्तर प्रदेश के नोएडा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 33वां सरस्वती सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो 33वां सरस्वती सम्मान ये दिया गया है प्रभा वर्मा के लिए। ठीक है, सरस्वती सम्मान के बारे में डिटेल से समझ लेते हैं। तो 33वां सरस्वती सम्मान दिया गया है प्रभा वर्मा को, और किस उपन्यास के लिए दिया गया? तो रौद्र सात्विकम उपन्यास के लिए। इससे पहले जो 32वां सरस्वती सम्मान है शिव शंकरी को दिया गया था, इनकी पुस्तक सूर्यवंशम के लिए। सरस्वती सम्मान के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, और ये सम्मान किसी भारतीय नागरिक के द्वारा किसी भी भारतीय भाषा में लिखी गई कृति के लिए दिया जाता है। ठीक है, और सरस्वती सम्मान पाने वाले पहले विजेता कौन थे? हरिवंश राय बच्चन थे, उनको 1991 में ये सम्मान दिया गया था। बताइए, हाल ही में ग्रीन ऑस्कर के नाम से मशहूर व्हिटले गोल्ड अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2024 की हम बात करें, ये दिया गया है पूर्णिमा देवी वर्मन के लिए। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, असम की एक वन्यजीव जीव विज्ञानी हैं, इनका नाम क्या है? डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन। इनको दूसरी बार व्हिटली गोल्ड अवार्ड दिया गया है। ठीक है, क्यों दिया गया? तो इनको लुप्त प्राय हरगिला पक्षी को बचाने के लिए, ठीक है, हरगिला पक्षी को बचाने के उनके संरक्षण प्रयास के लिए दिया गया है। ठीक है, और इसको क्या कहा जाता है इस अवार्ड को? तो ग्रीन ऑस्कर के नाम से जाना जाता है। और यह अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है? तो लंदन स्थित चैरिटी व्हिटली फंड फॉर नेचर के द्वारा दिया जाता है। बताइए, किस राज्य के मिरज शहर में बने सितार और तानपुरा को मार्च 2024 में GI टैग दिया गया? तो दोस्तों, जो सितार और तानपुरा हैं, ठीक है, क्या है ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं। ठीक है, ये वाद्य यंत्र हैं। ठीक है, कहाँ पर बने हैं ये मिरज शहर में बने हैं, और इनको हाल ही में GI टैग दिया गया। और ये जो मिरज शहर है ना, ये महाराष्ट्र के सांगली जिले में है। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए, विश्व का एकमात्र ओम आकार का मंदिर भारत के किस राज्य में बना है, जिसका लोकार्पण फरवरी 2024 में हुआ? तो विश्व का एकमात्र ओम आकार का मंदिर है, और ये बना है राजस्थान राज्य में। ठीक है, डिटेल की बात करें तो विश्व का एकमात्र ओम आकार का मंदिर, इसका लोकार्पण राजस्थान के पाली जिले के जाडन गांव में किया गया। ये मंदिर है भगवान शिव का प्रतीक है, और ये मंदिर 4 मंजिला है और 250 एकड़ ज़मीन में ये बना हुआ है। इसमें 108 कमरे बनाए गए हैं। मंदिर में भगवान शिव की 1008 मूर्तियां और 12 ज्योतिर्लिंग भी स्थापित किए गए हैं। इस मंदिर को बनाने में 28 वर्ष का समय लगा। इसका भूमि पूजन 1995 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2024 में जूडिथ सुमिनवा तुलुका किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी हैं? तो दोस्तों, कांगो
लोकतांत्रिक गणराज्य देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई हैं जुडिथ सुमिनबा तुलुका। हम बात करें कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की तो ये अफ्रीकी देश है, ठीक है, और इसकी राजधानी है किसानसा, करेंसी है कांगो फ्रैंक, और प्रधानमंत्री बन गई हैं और पहली महिला प्रधानमंत्री बनी हैं जुडिथ सुमिनबा तुलुका। नेक्स्ट वन की बात करें तो चुनाव आयोग ने मतदाता जागरूकता अभियान के लिए नया नेशनल आइकन किसे बनाया है? चूंकि चुनावी साल है इसलिए क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, तो दो जनों को बनाया है, एक तो क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर और दूसरे अभिनेता राजकुमार राव। तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसी क्रम में एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारतीय निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन किसे बनाया है? तो राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन की बात करें ये शीतल देवी के लिए बनाया गया है, ठीक है। शीतल देवी दिव्यांगजनों को मतदान करने यानी कि वोट करने के लिए अवेयर करेंगी, और जो शीतल देवी हैं इनको अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। बताइए, संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 के अनुसार खुशहाल देशों की रैंकिंग में भारत की रैंकिंग क्या है? तो हम बात करें वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 की, तो इसमें अपना देश भारत जो है 126वें स्थान पर है, ठीक है। और डिटेल की बात करें तो यूनाइटेड नेशन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क ने वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जारी किया है और इस इंडेक्स में 143 देशों में भारत 126वें स्थान पर है। पिछले साल भी 126वें स्थान पर था जब भारत ने इस इंडेक्स का खंडन किया था, ठीक है। और इस इंडेक्स में फिनलैंड जो है ये लगातार 7वें साल दुनिया का सबसे खुशहाल देश है, और अफगानिस्तान सबसे आखिरी पायदान पर यानी कि 143वें स्थान पर है। फिनलैंड मैंने बताया कि लगातार 7वें साल टॉप पर है, डेनमार्क सेकंड पर, आइसलैंड थर्ड पर और स्वीडन 4th रैंक पर है। मार्च 2024 में जारी मानव विकास सूचकांक 2023-24 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसको शॉर्ट में HDI कहा जाता है, इसमें अपना देश भारत 134वें स्थान पर है। और हम बात करें किसके द्वारा जारी किया जाता है इंडेक्स, तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि UNDP के द्वारा जारी किया जाता है। भारत 193 देशों में से 134वें स्थान पर है, ठीक है। और पिछले साल 135वें स्थान पर रहा था। अभी टॉप पर स्विट्जरलैंड है, सेकंड पर नॉर्वे है और थर्ड रैंक पर आइसलैंड देश है। बताइए, लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन सा बना है? करेक्ट आंसर हो जाएगा HDFC बैंक। बताइए, किसे फिर से RBI यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है? तो RBI के डिप्टी गवर्नर फिर से बने हैं T रविशंकर। RBI के बारे में डिटेल से समझ लेते हैं। सबसे पहले समझो कि केंद्र सरकार ने T रविशंकर को 1 साल के लिए RBI का डिप्टी गवर्नर बनाया है और RBI की स्थापना 1935 में, और हेडक्वार्टर मुंबई में। गवर्नर कौन है RBI के? शक्तिकांत दास। और RBI के 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, तो एक तो MD पात्रा हैं, दूसरे M राजेश्वर राव हैं, तीसरे T रविशंकर जो कि फिर से बने हैं, और चौथे हैं स्वामीनाथन जानकी रमन। जल जीवन मिशन के तहत घरों में नल का पानी उपलब्ध कराने में पहला स्थान किस जिले ने हासिल किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला स्थान तमिलनाडु के नीलगिरी जिले ने हासिल किया है। बताइए, IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक दूसरी बार कौन बनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीडे कैंडिडेट टूर्नामेंट 2024 जीतने वाले सबसे कम उम्र के पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा अपने देश के डी गुगेश। बताइए, निम्न में से किसे भारत का दूसरा लोकपाल नियुक्त किया गया? तो देखिए दोस्तों, भारत के पहले लोकपाल कौन थे? तो पिनाकी चंद्र घोष जो है ये भारत के पहले लोकपाल थे, ठीक है। और भारत के दूसरे लोकपाल बने हैं अजय माणिकराव खानविलकर। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। हाल ही में किसे असम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव 2024 से सम्मानित किया गया? तो असम वैभव 2024 दिया गया है रंजन गोगोई के लिए। रंजन गोगोई कौन है? तो ये भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं और इनको ये सम्मान क्यों दिया गया? तो कानून और न्याय में उनके योगदान के लिए दिया गया।
हम बात करें 2023 का असम वैभव किसको दिया गया था, तो 2023 का दिया गया था तपन सैकिया के लिए। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, 2023 का दिया गया था तपन सैकिया के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया। करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर प्रदीप महाजन के लिए। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार जो है ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा दिया जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड है। ठीक है, और इसकी शुरुआत कब करी गई थी, तो 1996 में इसकी शुरुआत करी गई थी। 2024 का दिया गया है प्रदीप महाजन के लिए। ठीक है, और 2023 का किसको दिया गया था, तो अभिनेता अशोक सराफ को दिया गया था 2023 का। बताइए कि अभी हाल ही में किन दो हस्तियों को पहला उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2023-24 प्रदान किया गया, तो ये दिया गया है एक तो डॉक्टर ऋतु करिधल श्रीवास्तव के लिए और दूसरा नवीन तिवारी के लिए। ठीक है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम डिटेल से समझ लेते हैं। 24 जनवरी 2024 को, और 24 जनवरी को क्या होता है, उत्तर प्रदेश दिवस होता है। तो उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसरो की वैज्ञानिक डॉक्टर ऋतु करिधल श्रीवास्तव को एवं उद्यमी नवीन तिवारी को पहला उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित किया है। ठीक है, पहला मतलब ये सम्मान पहली बार दिया जा रहा है, पहली बार दिया जा रहा है ना, इसलिए क्वेश्चन मोस्ट से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। 2023 में इस सम्मान को प्रदान किए जाने की घोषणा की गई थी और इस सम्मान में 11 लाख रुपए की राशि प्रदान करी जाती है। बताइए, हाल ही में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने किसे सनातन शिरोमणि की उपाधि से सम्मानित किया है, तो सनातन शिरोमणि की उपाधि जो है ये पीएम नरेंद्र मोदी जी को दी गई है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बताइए, देश के सबसे लंबे केबल ब्रिज का नाम क्या है जिसका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी जी ने किया है, तो देश के सबसे लंबे केबल ब्रिज का नाम रखा गया है सुदर्शन सेतु। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। डिटेल की बात करें, पीएम नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात में अरब सागर के ऊपर देश के सबसे लंबे केबल ब्रिज का उद्घाटन किया और देश का सबसे लंबा केबल ब्रिज जो है इसका नाम सुदर्शन ब्रिज या फिर सुदर्शन सेतु रखा गया। सबसे लंबा है तो इसकी लंबाई कितनी है, 2.32 किलोमीटर। ये जो ब्रिज है ये ओखा और बेट द्वारका के बीच में बनाया गया है। अच्छा, इसी क्रम में एक और क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जाम में, देश के सबसे लंबे समुद्री पुल का नाम क्या है जिसका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। तो देश के सबसे लंबे समुद्री पुल की हम बात करें, इसका नाम भी उतना ही लंबा है। नाम क्या है, अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नेहावा सेवा अटल सेतु। शॉर्ट में इसको अटल सेतु कहा जा रहा है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देश के सबसे लंबे समुद्री पुल जो है ये बनकर तैयार हो गया है और इसका नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया। इसको शॉर्ट में अटल सेतु कहा जा रहा है। इसका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी जी ने किया है 12 जनवरी 2024 को। और 12 जनवरी को क्या होता है, तो नेशनल यूथ डे होता है 12 जनवरी को, ये वाह दिवस। ठीक है, अटल ब्रिज की बात करें तो अटल ब्रिज देश का सबसे लंबा और दुनिया का 12वां सबसे लंबा समुद्री पुल है और इसकी लंबाई है 21.8 किलोमीटर। इसको बनाने में लागत आई है 17,840 करोड़ रुपए की। और ये जो पुल है ना, ये मुंबई को नवी मुंबई से आपस में जोड़ता है। इसका निर्माण 3 संगठनों ने किया है। एक तो सीमा सड़क संगठन, 4 संगठनों ने किया है। एक सीमा सड़क संगठन, दूसरा एरकॉन, तीसरा इन्फिनिटी और चौथा है एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड। और इसकी आधारशिला रखी गई थी 2016 में। पीएम मोदी जी ने ही इसकी आधारशिला रखी थी। बताइए, भारत में ओपन एआई की पहली महिला कर्मचारी किसे नियुक्त किया गया, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रज्ञा मिश्रा के लिए। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेस इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों बॉलीवुड की प्रसिद्ध अभिनेत्री संजना सांघी के लिए। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहां पर राज्य की पहली इंट्रा डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर सेवा का उद्घाटन किया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आगरा के वटेश्वर में। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र कहां पर स्थापित किया जाएगा, तो ये आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है,
58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है दो जनों को, गुलजार साहब के लिए और जगत गुरु रामभद्राचार्य के लिए। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त दोनों के लिए। और दोस्तों डिटेल की बात करें तो प्रसिद्ध उर्दू कवि हैं गुलजार साहब और संस्कृत के विद्वान हैं रामभद्राचार्य। इनको 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिए जाने की घोषणा करी गई और 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था दामोदर मोजो के लिए। दामोदर मोजो प्रसिद्ध कोंकणी साहित्यकार हैं और ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है और ये साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए लेखकों को दिया जाता है। इसकी स्थापना 1961 में करी गई थी और पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था जी शंकर कुरूप को। कब दिया गया था? 1965 में। और जी शंकर कुरूप कौन है? तो ये मलयालम लेखक हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय महिला कैरम चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों और रश्मि कुमारी ने। नेक्स्ट है, भारत ने सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का पहला निर्यात किस देश को किया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फिलीपींस देश के लिए। बताइए किस कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई एंकर को ग्लोबल मीडिया अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? तो देखिए दोस्तों, ग्लोबल मीडिया अवार्ड 2024 इस बार एआई एंकर के लिए दिया गया और इस एआई एंकर का नाम क्या है? तो इसका नाम सना या फिर साना रखा गया है। और इस एआई एंकर को किसने डेवलप किया था? तो इंडिया टुडे ग्रुप ने इसको डेवलप किया था। बताइए पापुआ न्यू गिनी देश ने भारत के लिए पहला रक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया है? तो पापुआ न्यू गिनी देश ने भारत के लिए पहला रक्षा सलाहकार नियुक्त किया है कर्नल एडिसन नेपियो के लिए। नेक्स्ट है, अप्रैल 2024 में जीआई टैग प्राप्त तिरंगा बर्फी उत्तर प्रदेश के किस शहर से संबंधित है? तो तिरंगा बर्फी को अप्रैल 2024 में जीआई टैग प्रदान किया गया है और ये जो बर्फी है ये वाराणसी की है। नेक्स्ट है, हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला स्टेडियम कौन सा बन गया है? तो हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला स्टेडियम बन गया है धर्मशाला स्टेडियम। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बताइए एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के अनुसार दुनिया का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट कौन सा बना है? तो दुनिया का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट बन गया है अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और ये हवाई अड्डा किस देश का है? तो ये अमेरिका का हवाई अड्डा है। अच्छा, हम बात करें कि जो भारत का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो कौन से स्थान पर है? व्यस्त एयरपोर्ट के मामले में 10वें स्थान पर है। बताइए अप्रैल 2024 में सीबीआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के संयुक्त निदेशक यानी कि जॉइंट डायरेक्टर कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुराग कुमार। ठीक है। अच्छा, हम बात करें सीबीआई की, तो सीबीआई की स्थापना कब करी गई थी? 1963 में। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। इसके डायरेक्टर कौन है? प्रवीण सूद। और हमने बात करा कि जेडी यानी कि ज्वाइंट डायरेक्टर कौन है? तो ज्वाइंट डायरेक्टर अभी बने हैं नए। इनका नाम क्या है? अनुराग कुमार इनका नाम है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, BWF की विश्व रैंकिंग में 10 हफ्तों तक विश्व की नंबर 1 स्थान पर रहने वाली पहली भारतीय जोड़ी कौन सी बनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सात्विक साईराज रंगिरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति मुर्मू ने मार्च 2024 में कुल कितने लोगों को जीवित और मरणोपरांत भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर कंडीशन लगी है जीवित और मरणोपरांत। यदि आपसे जीवित पूछा जाए, देखिए सबसे पहले आप समझो 5 जनों को भारत रत्न दिया गया है। 5 जनों में से 1 लोग जीवित हैं और 4 लोग हैं मरणोपरांत। ठीक है, डिटेल से जान लेते हैं कौन कौन से वो लोग हैं। तो 4 लोग मरणोपरांत हैं। एक तो चौधरी चरण सिंह, दूसरे नरसिम्हा राव, तीसरे स्वामीनाथन, ठीक है, और चौथे हैं कर्पूरी ठाकुर। और हम बात करें कि जीवित में तो लाल कृष्ण आडवाणी को दिया गया। लाल कृष्ण आडवाणी बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ब्स की वार्षिक विश्व अरबपतियों की सूची 2024 में टॉप 10 विश्व अरबपतियों की सूची में एकमात्र भारतीय कौन है? तो विश्व के टॉप 10 अरबपतियों की सूची में एकमात्र भारतीय अरबपति हैं, इनका नाम है मुकेश अंबानी। ठीक है, हम टॉप अरबपतियों की बात कर लेते हैं तो बर्नार्ड अर्नोल्ट जो हैं ये पहले स्थान पर हैं, एलोन मस्क दूसरे पर हैं, जेफ बेजोस तीसरे पर हैं
और भारत के मुकेश अंबानी टॉप 10 में 9वें स्थान पर हैं। आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों साइमन हैरिस जो हैं ये आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बन गए हैं। इसी क्रम में आइसलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं, तो इनका नाम क्या है? वज्रनी बेनेडिक्सन इनका नाम है। नेक्स्ट है, कठिया गेहूं को जीआई टैग मिला है। कठिया गेहूं किस राज्य से संबंधित है? खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होता है और बुंदेलखंड में ये बहुत ही अधिक मात्रा में उत्पादित होता है। ठीक है, तो बुंदेलखंड का बहुत ज़्यादा एरिया कहाँ पर लगता है? उत्तर प्रदेश में लगता है, और कुछ एरिया कहाँ पर लगता है? मध्य प्रदेश में। लेकिन कठिया गेहूं को जीआई टैग मिला है। ठीक है, तो ये कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 इवेंट के लिए ब्रांड एम्बेसडर निम्न में से किससे नियुक्त किया गया? तो 3 जनों को आईसीसी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, युवराज सिंह के लिए, क्रिस गेल के लिए और उसेन बोल्ट के लिए। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डिटेल की बात करें तो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए ब्रांड एम्बेसडर 3 जन बने हैं। युवराज सिंह ये टीम इंडिया के पूर्व ऑलराउंडर हैं, क्रिस गेल ये वेस्ट इंडीज टीम के सलामी बल्लेबाज हैं, उसेन बोल्ट अंतर्राष्ट्रीय धावक हैं और 8 बार के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता हैं और वो दुनिया के सबसे तेज धावक हैं और जमैका के निवासी हैं। और आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 की बात करें तो आयोजन वेस्ट इंडीज़ और यूएसए दोनों देशों में संयुक्त रूप से किया जाना है। कौन सा संस्करण खेला जाएगा? तो 9वां संस्करण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की आतंकवाद निरोधक इकाई राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि एनएसजी का प्रमुख किससे नियुक्त किया गया? तो एनएसजी के चीफ जो हैं ये बने हैं नलिन प्रभात। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड फुल फॉर्म 1986 में स्थापना, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। नलिन प्रभात इसके चीफ बने हैं। एनएसजी क्या है? तो देश में आतंकवादी विरोधी गतिविधियों से निपटने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंसाग्रस्त देश हैती में फंसे भारतीयों को बचाने के लिए भारत सरकार के द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का कोड नेम क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन इंद्रावती। डिटेल की बात करें तो ऑपरेशन इंद्रावती के तहत करीब 90 भारतीय सैनिकों को डोमिनिकन गणराज्य में सुरक्षित स्थान पर भेजा गया है। भारत सरकार के द्वारा अभी कुछ ऑपरेशन चलाए गए हैं जो कि महत्वपूर्ण हैं। ऑपरेशन अजय ये हमास इजराइल युद्ध के दौरान चलाया गया था। ऑपरेशन कावेरी जो है ये सूडान में गृह युद्ध के दौरान फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन दोस्त तुर्की में भूकंप के बाद एक राहत अभियान है, भारत सरकार के द्वारा चलाया गया था। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद ये चलाया गया था। ऑपरेशन राहत जो है ये यमन में संघर्ष के दौरान चलाया गया था। ऑपरेशन मैत्री नेपाल में भूकंप के बाद एक राहत अभियान है। नेक्स्ट है WPL 2024 यानी कि वुमेन प्रीमियर लीग 2024 का खिताब किस टीम ने जीता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा RCB यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने WPL 2024 का खिताब जीत लिया है। और किसको हरा कर जीता है? दिल्ली कैपिटल को कितने विकेट से हराया? 8 विकेट से हराया। WPL जो कि महत्वपूर्ण है तो इसको जान लेते हैं। देखिए सबसे पहले 2023 में WPL का फर्स्ट एडिशन खेला गया था, अभी सेकंड एडिशन खेला गया है। आयोजन बेंगलुरु और नई दिल्ली में किया गया। और हम बात करें जीता है RCB ने। RCB के कप्तानी किसने करी? स्मृति मंधाना ने। दिल्ली कैपिटल रहा है रनर अप यानी कि उपविजेता और दिल्ली कैपिटल की कप्तानी करी है मैग लेनिंग ने। टोटल 5 टीमें शामिल हुई। ऑरेंज कैप का जो खिताब है ये सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है तो एलिस पेरी को दिया गया। पर्पल कैप का खिताब दिया गया श्रेयांका पाटिल को। और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनी है दीप्ति शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्गमता का महासागरीय ध्रुव पॉइंट नेमो तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो पॉइंट नेमो तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं क्रिस ब्राउन। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अच्छा डिटेल की बात करें तो क्रिस ब्राउन कहाँ के हैं? तो ये ब्रिटेन के हैं और प्रशांत महासागर में दुर्गम समुद्री ध्रुव है। ठीक है, और इस ध्रुव का नाम क्या है? तो पॉइंट नेमो। और यहाँ तक पहुँचने वाले इतिहास के पहले व्यक्ति बन गए हैं क्रिस ब्राउन। पॉइंट नेमो दक्षिण प्रशांत महासागर में एक काल्पनिक बिंदु है जो कि जमीन से बहुत अधिक दूरी पर स्थित है। हाल ही में पर्यटन के लिए कश्मीर में जमीन खरीदने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया? तो पर्यटन यानी कि
टूरिज्म के लिए कश्मीर में ज़मीन खरीदने वाला पहला राज्य बन गया है महाराष्ट्र। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ के डॉक्टरों ने पहली बार इंसान में सुअर की किडनी का सफल प्रत्यारोपण किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा अमेरिका के वैज्ञानिकों ने। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म सी स्पेस लॉन्च किया है? तो भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है केरला ने, और इस OTT प्लेटफॉर्म को सी स्पेस नाम दिया गया है। बताइए, हुरन ग्लोबल रच लिस्ट 2024 की रिपोर्ट के अनुसार एशिया की अरबपति कैपिटल किस शहर को घोषित किया गया? तो एशिया की अरबपति कैपिटल जो है ये मुंबई के लिए घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी जी ने किस नदी के नीचे किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा हुगली नदी के नीचे। और कहाँ पर? तो कोलकाता में इसका उद्घाटन किया गया है, ठीक है, और हुगली नदी के नीचे इसका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 13,000 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे लंबी 2 लेन वाली सड़क सुरंग का नाम क्या है जिसका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी जी ने किया? तो इस सुरंग का नाम सैला सुरंग रखा गया है। डिटेल से समझ लेते हैं। तो मार्च 2024 में दुनिया की सबसे लंबी 2 लेन वाली सड़क सुरंग का उद्घाटन किया है पीएम नरेंद्र मोदी जी ने, और अरुणाचल प्रदेश में सुरंग का नाम जो है ये सैला सुरंग रखा गया है, ठीक है, क्योंकि इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया? अरुणाचल प्रदेश में। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है? 13,000 फीट। और निर्माण किसने किया है? सीमा सड़क संगठन ने। बनाने में लागत आई है 825 करोड़ रुपए की। उद्घाटन किया है पीएम नरेंद्र मोदी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्कर अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे मिला है? करेक्ट आंसर हो जाएगा किलियन मर्फी के लिए। डिटेल की बात करें तो ऑस्कर अवार्ड 2024 ये जो अवार्ड हैं ये अमेरिका की AMPS एकेडमी के द्वारा दिए जाते हैं। AMPS एकेडमी का फुल फॉर्म होता है एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंस। तो ये फिल्म जगत में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1929 से हुई थी और अभी 96वें ऑस्कर अवार्ड दिए गए हैं। और ये जो समारोह है ये कहाँ पर किया गया? अमेरिका के कैलिफोर्निया में ये समारोह आयोजित हुआ है। और कौन सा एडिशन है मैंने बताया? तो 96 एडिशन है। और सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म कौन सी बनी है? ओपेनहाइमर। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया गया है किलियन मर्फी के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया है एम्मा स्टोन के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड दिया गया है क्रिस्टोफर नोलन के लिए। सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर फिल्म का अवार्ड दी बॉय एंड दी हेरोन मूवी के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 71वीं मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब किसने जीता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों चेक गणराज्य की क्रिस्टीना पिचकोवा ने। तो 71वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता, ठीक है, एडिशन 71वां है संस्करण, ठीक है। इस इवेंट का आयोजन मुंबई के फेमस जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में किया गया। इस प्रतियोगिता में 112 सुंदरियों ने भाग लिया। भारत की तरफ से सिनी शेट्टी ने भाग लिया। सिनी शेट्टी ने फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 जीता था। और 71वीं मिस वर्ल्ड विजेता बनी कौन है? क्रिस्टीना पिचकोवा बनी है, चेक गणराज्य देश की हैं। और 70वीं मिस वर्ल्ड विजेता कौन बनी थी? पोलैंड की कैरोलिना विलावस्का बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ पर खोला गया है? तो भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर खोला गया है बिहार के पटना में, ठीक है। डिटेल की बात करें तो बिहार के CM नीतीश कुमार ने पटना में भारत के पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया। और ये सेंटर पटना यूनिवर्सिटी कैंपस में गंगा नदी के किनारे बनाया गया है। बनाने में लागत आई है 30 करोड़ रुपए की। बिहार सरकार के द्वारा एक गणना करी गई थी और इस गणना के अनुसार 2008 में गंगा नदी में 1048 डॉल्फिन थीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सूरत डायमंड बोर्स के नए अध्यक्ष बने हैं? तो सूरत डायमंड बोर्स के नए अध्यक्ष बन गए हैं गोविंद ढोलकिया। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र के अहमदनगर का नया नाम क्या हो गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा अहिल्या नगर। हम बात कर लेते हैं तो अभी अहमदनगर का जो नया नाम है 18वीं सदी की मालवा रानी अहिल्याबाई होलकर के नाम पर रखा गया।
महाराष्ट्र के अभी कुछ नाम बदले गए हैं। औरंगाबाद का नया नाम हो गया है छत्रपति संभाजी नगर और उस्मानाबाद का नया नाम हो गया है धाराशिव। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे हैं और गवर्नर कौन है? रमेश बैस यहाँ के गवर्नर हैं। अभी संसद सुरक्षा में चूक हुई थी, ठीक है, तो संसद सुरक्षा में चूक हुई तो इसके लिए संसद सुरक्षा का जो प्रमुख है ये बदला गया है, ठीक है, और संसद सुरक्षा का प्रमुख जो है ये अनुराग अग्रवाल के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट है, भारत की पहली एआई टीचर का नाम क्या है? तो भारत की पहली एआई टीचर का नाम आइरिस रखा गया है। नेक्स्ट है, देखिए दोस्तों, केरला के तिरुवनंतपुरम के एक हायर सेकेंडरी स्कूल में भारत की पहली एआई टीचर को लॉन्च किया गया, ठीक है, और इस एआई टीचर को फीमेल टीचर का लुक दिया गया है और इस फीमेल टीचर को आइरिस नाम दिया गया है। एक फैक्ट आपको याद रखना है, जबरदस्त फैक्ट है, देश की पहली एआई न्यूज़ एंकर का नाम क्या है? तो देश की पहली एआई न्यूज़ एंकर का नाम है लीसा। और अभी मैंने बताया था कि ग्लोबल मीडिया अवार्ड दिया गया है, ठीक है, तो ग्लोबल मीडिया अवार्ड की बात करें, ये किस एआई एंकर को दिया गया है? तो साना नाम की एआई एंकर के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस वर्ष तक अंतरिक्ष में खुद का पहला स्पेस स्टेशन बनाने का लक्ष्य रखा है? तो भारत का खुद का स्पेस स्टेशन जो है ये कब तक बनेगा? 2035 तक बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए, और एनआईए का फुल फॉर्म होता है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, तो एनआईए का अभी चीफ नियुक्त किया गया है। किसके लिए? सदानंद वसंत दाते के लिए नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अभी यूपीएससी का निदेशक यानी कि डायरेक्टर किससे नियुक्त किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा हंसा मिश्रा के लिए, ठीक है, तो हंसा मिश्रा यूपीएससी के डायरेक्टर बने हैं। लेकिन यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? तो मनोज सोनी हैं। यूपीएससी की स्थापना 1926 में, हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली के अंदर। हाल ही में भारत के कितने नए वेटलैंड को वैश्विक रामसर स्थल का दर्जा मिला है, जिससे वेटलैंड की संख्या भारत में 80 हो गई है? तो अभी 5 नए वेटलैंड को वैश्विक रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है, ठीक है। कब दिया गया? जनवरी 2024 को दिया गया। और भारत में रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई है? 80 हो गई है। देखिए, जो 5 अभी दर्जा दिया गया है, 3 तो कर्नाटक के हैं, एक तो अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व है, अघाना सिनी अभ्यारण्य है, मगधीकेरे संरक्षण रिजर्व है, और 2 कहाँ के हैं? 2 हैं तमिलनाडु के, एक कराईबेट्टी पक्षी अभ्यारण्य और एक है लॉन्गबोर्ड सोलर रिजर्व वन। नेक्स्ट है, स्टॉप क्लॉक नियम क्या है जिसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी ने T20 इंटरनेशनल और वनडे इंटरनेशनल में स्थायी बना दिया है? तो ये जो स्टॉप क्लॉक नियम है ये क्या है, जान लेते हैं। देखिए, यदि 60 सेकंड के भीतर अगला ओवर शुरू नहीं किया जाता है तो अगला ओवर शुरू ना होने पर आपको 2 वार्निंग दी जाएंगी, ठीक है, और वार्निंग के बाद यदि आप 60 सेकंड के अंदर अगला ओवर शुरू नहीं करते हैं तो 5 रन की पेनल्टी लगाई जाएगी। ये है स्टॉप क्लॉक नियम। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये बने गए हैं किशोर मकवाना, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, विश्व का सबसे ऊंचा राम मंदिर कहाँ पर बनाया जाएगा? तो विश्व का सबसे ऊंचा राम मंदिर जो है ये बनाया जाएगा ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, विश्व का सबसे ऊंचा राम मंदिर ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में बनाया जाएगा, ठीक है, और इसका निर्माण श्री राम वैदिक एवं सांस्कृतिक ट्रस्ट के द्वारा किया जाएगा, ठीक है, और ये 600 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा और 150 एकड़ ज़मीन में बनाया जाएगा। और इसकी ऊंचाई कितनी रहेगी? 721 फीट इसकी ऊंचाई रहेगी। अभी अयोध्या में जो राम मंदिर बन के तैयार हुआ है उसकी ऊंचाई कितनी है? तो 161 फीट उसकी ऊंचाई है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा किस तिथि को की गई? तो अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा, डेट जरूर याद रखना, 22 जनवरी 2024 को करी गई है, ठीक है। और किसने करी है? तो पीएम नरेंद्र मोदी जी ने। और भूमि पूजन कब हुआ था? तो 5 अगस्त 2020 को, ये भी किसने किया था? मोदी जी ने। मंदिर की ऊंचाई कितनी है? 161 फीट।
और रामलला की जो मूर्ति स्थापित करी गई है बाल्यावस्था वाली, इस मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? 51 इंच। और मंदिर के वास्तुकार है चंद्रकांत सोमपुरा। और जो मूर्ति बनी है ना रामलला की, इसके मूर्तिकार कौन है? अरुण योगीराज। और निर्माण करने वाली कंपनी का नाम है लॉरसन एंड टुब्रो कंपनी। और पूछा जाएगा कि राम मंदिर का निर्माण किस ट्रस्ट या फिर समिति के द्वारा किया गया? तो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के द्वारा राम मंदिर का निर्माण किया गया है। हाल ही में किसे चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो चमेली देवी जैन पुरस्कार ये 2 महिला पत्रकारों को दिया गया है, एक ग्रीष्मा कुठार और दूसरी हैं ऋतिका चोपड़ा। आइए डिटेल से समझ लेते हैं। तो ग्रीष्मा कुठार जो हैं ये स्वतंत्र पत्रकार हैं और ऋतिका चोपड़ा ये इंडियन एक्सप्रेस की पत्रकार हैं। दोनों को संयुक्त रूप से 2024 का चमेली देवी जैन पुरस्कार दिया गया। चमेली देवी जैन पुरस्कार की बात करें तो ये महिला पत्रकारों का प्रतिष्ठित पुरस्कार है। इसकी स्थापना 1982 में मीडिया फाउंडेशन के द्वारा करी गई थी। इसका नाम स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक चमेली देवी जैन के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी कि CAA 2019 कब लागू हुआ है? देखिए दोस्तों, आप लोग क्वेश्चन देखकर समझ पा रहे होंगे कि इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किए हैं सारे के सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड हैं और अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। तो CAA 2019 की बात करें, ये एक बार फिर से चर्चाओं में है। ये कब लागू किया गया है? 11 मार्च 2024 को लागू किया गया। डिटेल से समझेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। भारतीय नागरिकता कानून 1955 में बदलाव के लिए 2016 में नागरिकता संशोधन विधेयक 2015 संसद में पेश किया गया था। ये लोकसभा में 10 दिसंबर 2019 और अगले दिन 11 दिसंबर 2019 में राज्यसभा से पास हुआ और एक दिन बाद ही राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई। अब किसी भी विधेयक को यदि राष्ट्रपति की मंजूरी मिल जाती है तो वो कानून बन जाता है। इसी प्रकार से ये भी CAA कानून बन गया। कानून तो ये 2019 में ही बन गया था, लेकिन 11 मार्च 2024 को केंद्र सरकार ने CAA की अधिसूचना जारी करी है। ठीक है, इसलिए ये चर्चाओं में है। इसके बारे में जान लेते हैं। तो भारतीय नागरिकता कानून 1955 में अब तक 6 बार संशोधन हो चुका है। कब कब संशोधन हुआ वो भी मैंने लिख दिया है। ठीक है, और इसके तहत भारत में 5 साल बिता चुके अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान 3 देशों के अल्पसंख्यकों को नागरिकता दी जाएगी। ठीक है, नागरिकता 3 देशों के अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को दी जाएगी। ठीक है, और ये अल्पसंख्यक समुदाय जो हैं इनमें कितने धार्मिक समुदाय शामिल हैं? तो हिंदू, ठीक है, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई, इन धर्मों को नागरिकता दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के नए चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो देखिए दोस्तों, जो चुनाव आयोग है ये 3 सदस्यीय होता है। मतलब चुनाव आयोग में कितने सदस्य होते हैं? 3 सदस्य होते हैं। एक तो होते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त। तो जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम है राजीव कुमार। ठीक है, और 2 सदस्य जो हैं ये कहलाते हैं चुनाव आयुक्त। तो अभी 2 चुनाव आयुक्त बने हैं, एक तो सुखविंदर सिंह संधू और दूसरे बने हैं ज्ञानेश कुमार। ठीक है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने CBSE यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के लिए जो अध्यक्ष है किसे बनाया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा राहुल सिंह के लिए। नेक्स्ट है, मतदाता जागरूकता अभियान के तहत पंजाब के स्टेट आइकन के रूप में किसे नामित किया गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रिकेटर शुभमन गिल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी कि ट्राई का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो ट्राई के नए अध्यक्ष बन गए हैं अनिल कुमार लाहौटी। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। हम बात करें ट्राई की फुल फॉर्म की, क्योंकि ट्राई का फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना 1997 में हुई थी। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। अनिल कुमार लाहौटी इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं। ठीक है, बताइए किस पूर्वोत्तर राज्य ने काजी नेमू को राज्य फल घोषित किया है? तो काजी नेमू को राज्य फल घोषित किया है किस राज्य ने? असम राज्य ने। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, करप्शन परसेंटेज इंडेक्स 2023 में भारत की रैंकिंग क्या रही है?
करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत 93वें स्थान पर रहा है। ठीक है, ये जो इंडेक्स है कब जारी किया गया, तो जनवरी 2024 में ये इंडेक्स जारी किया गया। और इस इंडेक्स में 180 देशों में से सबसे ज़्यादा भ्रष्ट कौन सा देश है, तो सबसे ज़्यादा भ्रष्ट है सोमालिया देश। ठीक है, सोमालिया देश सबसे ज़्यादा भ्रष्ट है। और सबसे कम भ्रष्ट कौन सा देश है, तो डेनमार्क देश जो है ये सबसे कम भ्रष्ट है। ठीक है, हम भारत की बात करें तो भारत भ्रष्टाचार में कौन से 93वें स्थान पर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय मूल के पहले ऐसे व्यक्ति का नाम बताइए जो कि ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के अध्यक्ष बने हैं। तो ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के अध्यक्ष बनने वाले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति का नाम है समीर शाह। नेक्स्ट है, उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है, ऋतु बाहरी उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी हैं। बताइए कि केंद्रीय जल मंत्रालय के तहत जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग ने किस शहर को जल योद्धा की उपाधि से सम्मानित किया है। तो जल योद्धा की उपाधि जो है ये उत्तर प्रदेश के नोएडा शहर के लिए दी गई है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत जापान संयुक्त अभ्यास धर्म गार्जियन का 5वां संस्करण कहाँ पर आयोजित हुआ है। तो धर्म गार्जियन का 5वां संस्करण जो है ये राजस्थान राज्य में आयोजित हुआ है। ठीक है, हम बात करें धर्म गार्जियन अभ्यास की तो ये भारत और जापान की थल सेना के बीच में होता है। अभी आयोजन किया गया राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में। और कौन सा संस्करण आयोजित हुआ है, 5वां। शुरुआत हुई थी 2018 में। इस अभ्यास का उद्देश्य क्या है, तो दोनों देशों के सैन्य बलों के बीच में सामंजस्य और सेना के बीच संबंधों को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। बताइए, मशहूर गायक पंकज उधास का 26 फरवरी 2024 को निधन हो गया है। इनको किस वर्ष पद्मश्री अवार्ड मिल चुका, तो पंकज उधास से सबसे पहले याद रखो ये कौन थे, मशहूर गायक थे। ठीक है, और हम बात करें कि इनका किस वजह से निधन हुआ, पैंक्रियाज कैंसर की वजह से, और 72 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ। और इनको पद्मश्री अवार्ड कब दिया गया था, 2006 में इनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। ठीक है, और कहाँ के किस राज्य से ये बिलोंग करते थे, गुजरात से ये बिलोंग करते थे। किस राज्य के पूर्व सीएम मनोहर जोशी का निधन हो गया है, तो मनोहर जोशी जो हैं ये महाराष्ट्र के पूर्व सीएम थे। और इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा, तो 1995 से लगाकर 1999 तक ये महाराष्ट्र के सीएम रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 119वां सदस्य देश कौन सा बन गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, माल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के पहले तैरते हुए सीएनजी स्टेशन का निर्माण कहाँ पर किया गया। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वाराणसी में। नेक्स्ट है, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शाहरुख खान के लिए। हम बात करें दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड की, तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार शाहरुख खान को दिया गया जवान मूवी के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिला है रानी मुखर्जी को मिसेज चटर्जी बनाम नार्वे मूवी के लिए। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक यानी कि बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है संदीप रेड्डी वांगा को एनिमल मूवी के लिए। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है जवान मूवी के लिए। सर्वश्रेष्ठ फिल्म क्रिटिक्स कैटेगरी का अवार्ड दिया गया है 12th फेल मूवी के लिए। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया ओपनहाइमर मूवी के लिए। और फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया है सलार पार्ट 1 सीज फायर मूवी के लिए। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इटली के यानिक सिनर ने। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसलिए इसको कंप्लीट डिस्कस कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 का आयोजन किया गया ऑस्ट्रेलिया के 2 शहरों मेलबर्न और विक्टोरिया में। 112वां संस्करण खेला गया और इसमें पुरुष एकल का खिताब इटली के यानिक सिनर ने, महिला एकल का खिताब बेलारूस की एरिनास सेबेलेंका ने, और पुरुष डबल का खिताब महत्वपूर्ण है क्योंकि पुरुष डबल का खिताब ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यूज और अपने देश के रोहन बोपन्ना ने जीता है। ठीक है, इसलिए पुरुष डबल्स का खिताब महत्वपूर्ण है। महिला डबल्स का खिताब ताइवान की सीएसू वेई और बेल्जियम की
एलिस मर्टेंस ने जीता है। झारखंड के नए सीएम का नाम बताइए। तो चंपई सोरेन झारखंड के नए सीएम बने हैं। और अंतरिम बजट 2024 में किस मंत्रालय को सबसे अधिक बजट आवंटित किया गया? तो सबसे ज़्यादा जो बजट है ये किस मंत्रालय को दिया गया? रक्षा मंत्रालय को, जो कि बहुत अच्छी बात है, मिलना भी चाहिए। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने 1 फरवरी 2024 को सुबह 11 बजे संसद में अंतरिम बजट प्रस्तुत किया। ये छठा मौका है जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया है। कुल 47.66 लाख रुपए का बजट पेश किया गया। ये राशि याद रखना, एग्जाम में पूछी जाएगी। सबसे ज़्यादा रक्षा मंत्रालय को दिया गया है 6.1 लाख करोड़ रुपए। और फिर सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को 2.78 लाख करोड़ रुपए, रेल मंत्रालय को 2.55 लाख करोड़, उपभोक्ता खाद्य और लोक वितरण मंत्रालय को 2.13 लाख करोड़ और गृह मंत्रालय को 2.03 लाख करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 की पदक तालिका में कौन सा राज्य टॉप पर रहा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र राज्य। हम डिटेल की बात करें, खेलो इंडिया यूथ गेम्स ये प्रतियोगिता भारत में स्कूल और कॉलेज के छात्रों के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता है। इसका आयोजन तमिलनाडु के 4 शहरों में किया गया, चेन्नई, त्रिची, मदुरई और कोयम्बटूर। उद्घाटन किया था पीएम मोदी जी ने। इसका शुभंकर वीरामंगाई वेलु नचियार के लिए बनाया गया 6वां संस्करण खेला गया। टॉप राज्य रहा है महाराष्ट्र, 158 पदक जीते हैं। ठीक है, और ये प्रतियोगिता किस मंत्रालय के द्वारा आयोजित करी जाती है? तो युवा मामलों एवं खेल मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस समारोह 2024 के मुख्य अतिथि कौन थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों फ्रांस के राष्ट्रपति एमोनुएल मैक्रो। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 लाख से अधिक आबादी वाले किन शहरों को स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का प्रथम पुरस्कार मिला है? तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का प्रथम पुरस्कार 2 शहरों को दिया गया है, सूरत और इंदौर के लिए। ठीक है, इंदौर मध्य प्रदेश का शहर है और सूरत गुजरात का शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग का सचिव किसे नियुक्त किया है? तो 16वें वित्त आयोग के सचिव जो हैं ये ऋत्विक रंजनम पांडे बनाए गए हैं। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इसी क्रम में एक और क्वेश्चन का आंसर बताइए कि भारत सरकार ने 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो अध्यक्ष की बात करें, अध्यक्ष बनाया गया है अरविंद पनगड़िया के लिए। डिटेल से जान लेते हैं। तो केंद्र सरकार ने अभी 16वें वित्त आयोग का गठन किया है। ठीक है, और 16वें वित्त आयोग के लिए अध्यक्ष बनाया है अरविंद पनगड़िया के लिए, और सचिव किसको बनाया है? ऋत्विक रंजनम पांडे को, मैंने अभी बताया। और इससे पहले 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे एन.के. सिंह, पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे के.सी. नियोगी। और वित्त आयोग क्या है? एक संवैधानिक निकाय है। इसका गठन अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस के सबसे कम उम्र के युवा और पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गैब्रियल अटल। फ्रांस की बात करें तो राजधानी पेरिस है, करेंसी यूरो है, यहाँ के प्रेसिडेंट हैं एमैनुअल मैक्रो, और सबसे युवा और समलैंगिक प्रधानमंत्री बने हैं गैब्रियल अटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बन गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों जम्मू कश्मीर। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में ब्रिक्स के सदस्य देशों की संख्या 5 से बढ़कर कितनी हो गई है? तो ब्रिक्स के सदस्य देश 5 से बढ़कर हो गए हैं 10। हम डिटेल से समझ लेते हैं। तो वर्तमान में ब्रिक्स की अध्यक्षता कौन कर रहा है? रूस कर रहा है। तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 1 जनवरी 2024 को 5 नए देशों को स्थायी सदस्यता की घोषणा करी है। और इसके साथ ब्रिक्स के सदस्य देशों की कुल संख्या 5 से बढ़कर हो गई है 10। जो ब्रिक्स के 5 नए सदस्य देश हैं उनमें मिस्र है, इथोपिया है, ईरान है, सऊदी अरब है और संयुक्त अरब अमीरात है। और 5 जो ब्रिक्स के 5 स्थायी सदस्य पहले से हैं उनमें ब्राज़ील है, रसिया है, इंडिया है, चाइना है और साउथ अफ्रीका। इस प्रकार से क्या बन जाता है? ब्रिक्स बन जाता है। नेक्स्ट पुस्तक
फॉर स्टार्स डेस्टिनी किस पूर्व सेना अध्यक्ष की आत्मकथा है? तो दोस्तों ये जो बुक है, ठीक है, ये आत्मकथा यानी कि ऑटोबायोग्राफी है जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सड़क सुरक्षा बल लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया? तो दोस्तों सड़क सुरक्षा बल यानी कि रोड सेफ्टी फोर्स लॉन्च करने वाला पंजाब भारत का पहला राज्य बन गया है। ठीक है, पंजाब सरकार ने सड़क व्यवस्था दुरुस्त करने और एक्सीडेंट को कम करने के लिए सड़क सुरक्षा बल लॉन्च किया है और ऐसा करने वाला पंजाब भारत का पहला राज्य बन गया। पंजाब के सीएम भगवंत मान के अनुसार इस बल में 144 वाहन और 5000 कर्मचारी होंगे जो कि लोगों की सुरक्षा के लिए 30 किलोमीटर तक तैनात रहेंगे सड़कों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों दलजीत सिंह चौधरी जो हैं एसएसबी के न्यू डीजी बन गए हैं। ठीक है, और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? तो इन्होंने रश्मि शुक्ला का स्थान लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत का पहला कन्या सैनिक स्कूल खोला गया है? भारत का पहला कन्या सैनिक स्कूल खोला गया है मथुरा में। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। हाल ही में राधा रतूड़ी किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है? तो राधा रतूड़ी जो है ये पहली महिला मुख्य सचिव बनी है उत्तराखंड की। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में कौन भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनी है? तो भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बन गई हैं प्रीति रजक। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गर्भपात को संवैधानिक अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 के लिए किस संगठन को चुना गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल। ये उत्तर प्रदेश की है और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1942 में हुई थी और इसी हॉस्पिटल के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के लिए चुना गया है। जो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार है ये आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान करने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं को दिया जाता है। तो इस साल ये किसको दिया गया? संस्था के लिए दिया गया, अभी किसी व्यक्ति के लिए पुरस्कार नहीं दिया गया और उत्तर प्रदेश की हॉस्पिटल को ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, बताइए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2023 से किस खिलाड़ी को सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार 2 जनों को दिया गया, चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंगी रेड्डी। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उपर्युक्त दोनों को ये पुरस्कार दिया गया, दोनों का संबंध बैडमिंटन खेल से है। ठीक है, और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की बात करें ये देश का सर्वोच्च खेल सम्मान है। ठीक है, इसको पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कहा जाता था, फिर 2021 में मोदी जी ने इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया। ठीक है, और बदले गए नाम के साथ 25 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, और हम बात करें कि शुरुआत कब से हुई थी? 1991-92 से पहली बार ये पुरस्कार दिया गया था। विश्वनाथ आनंद को 1992 में ये पुरस्कार दिया गया था। यहाँ पर हमने 2024 के करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड केवल हमने सिलेक्टेड क्वेश्चन को डिस्कस किया। 120 क्वेश्चन को डिस्कस किया, बिल्कुल आसान भाषा में हमने क्वेश्चन को डिस्कस किया है। इसी प्रकार से यदि आप करंट अफेयर्स को कंप्लीट पढ़ना चाहते हैं, कम समय में आपका हाल फिलहाल एग्जाम लगा हुआ है और आप करंट अफेयर्स का रिवीजन करना चाहते हैं, तो मंथली करंट अफेयर्स और टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की ई बुक लॉन्च हो गई है। इसी ई बुक में मंथली करंट अफेयर्स मिलेगा और इसी में आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स मिलेगा। मतलब 60 से ज़्यादा ऐसे ट्रेंडिंग टॉपिक, जैसे वर्तमान में कौन क्या है, हाल ही में हुई नई नियुक्तियाँ, ठीक है, मोदी मंत्रिमंडल अवार्ड हो गए, ब्रांड एम्बेसडर हो गए, आपके खेल अवार्ड हो गए। ठीक है, मतलब जितने भी ट्रेंडिंग टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सारे टॉपिक आपको हमारी ई बुक में मिल जाएंगे और मंथली करंट अफेयर्स मिल जाएगा। इसी क्रम में स्टैटिक जीके की रामबाण ई बुक लॉन्च हो गई है, साइंस की ई बुक लॉन्च हो गई है, मतलब बेस्ट क्वालिटी की सारी ई बुक लॉन्च हो गई हैं और इन सारी ई बुक्स का लिंक मिलेगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो मैं यही कहूँगा, सिलेक्शन लेना है ना, माता पिता के सपनों को पूरा करना है,
तो हमारी ई बुक से आप पढ़ाई कीजिए, आपके बहादुर सर की गारंटी है आप सिलेक्शन लेके आएंगे, आप अच्छा स्कोर करके आएंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा होगा, मुझे पता है अच्छा लगा है ना, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपके बहादुर सर को सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। पॉजिटिव कमेंट भी लिखिए, पॉजिटिव कमेंट जो आप लिखते हैं वो हमें अंदर से मेहनत भर देते हैं और हम ऐसे ही मेहनत करके आप लोगों के लिए वीडियो बनाते रहते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।